डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2018 वीडियो का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका री एग्ज़ाम होने जा रहा है। और उसी री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने जो भी आपका 2018 और 2016 में वीडियो का पेपर हुआ था उसी को पहले एक आधार के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिस सेट के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से बेटर है कि आप पहले किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर अगर सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको ये आधार समझ में आ जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा है, ठीक। दूसरा ये कि आपका ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ये एक आधार के रूप में हो गया। उसके साथ साथ क्वेश्चन इसमें से कभी न कभी 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर का पेपर के बारे में जानकारी आप लोग ज़रूर ले लीजिए। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपका मैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था आपका 2018 वीडियो का, तो उसी का जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और उसके बाद से 2016 में भी आपका वीडियो का पेपर हुआ था। तो इन दोनों पेपर का, दोनों शिफ्ट का पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। उसके साथ साथ उसकी व्याख्या करूंगा उस क्वेश्चन के बारे में। और उसके बाद आपका जो वीडियो से संबंधित जो भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो 50-50 क्वेश्चन का सेट मैं जीएस का लेकर के आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो पेपर आपका है ये 2018 वाला पेपर है जिसमें जीएस के 50 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे और सेम पैटर्न इस बार भी वही रहेगा। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें रामलीला हो गया, अहिर नृत्य हो गया, रासलीला हो गया और उसके बाद से गिद्ध नृत्य हो गया। तो उत्तर प्रदेश का ये जो गिद्ध नृत्य है ये आपका यूपी का लोक नृत्य की श्रेणी में शामिल नहीं होता है। उसके बाद से बाकी आपका रामलीला, अहिर नृत्य, रासलीला ये सभी क्या हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी, उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। और ये जो ललित कला अकादमी है ये लखनऊ में स्थित है। और उसके साथ साथ इसकी स्थापना, ललित कला एकेडमी की स्थापना जो की गई थी वो 1954 में की गई थी। और इसके अंतर्गत ललित कलाओं से संबंधित जैसे कि चित्रकला हो गया, गृह निर्माण कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, इसमें जो भी उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं उसको, इन सारी चीज़ों को इस ललित कला एकेडमी में स्थापित किया जाता है। और ये जो उत्तर प्रदेश का ललित कला एकेडमी है ये लखनऊ में स्थित है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका भारत का ललित कला अकादमी जो है ये 1954 में स्थापित किया गया था, जबकि लखनऊ वाला ललित कला अकादमी जो है उत्तर प्रदेश का ललित कला अकादमी की स्थापना 1983 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रवि, सूर्य भगवान। जैसा कि हम लोगों के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में छठ पूजा जो है यूपी और बिहार में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसी पॉपुलरिटी में सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ वगैरह दिया जाता है। तो किस भगवान की पूजा की जाती है, तो ये रवि भगवान की पूजा की जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये तीनों स्टेट में एक तरीके से ये महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ साथ ये नेपाल में भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और ये एक तरीके से स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ बिल्कुल इसको मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि इलाहाबाद में कौन सा मेला मनाया नहीं जाता। इलाहाबाद में कौन सा मेला मनाया नहीं जाता। तो मनाया नहीं जाता, देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं, कुछ लोग एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में नहीं की जगह नहीं पर ध्यान नहीं देते और मनाया जाता है कुंभ मेला मार करके वो लोग
एक तरीके से अपने आप को सही समझते हैं। लेकिन इसमें क्या शब्द पूछा है कि नहीं मनाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैसाख मेला। जबकि आपका कुंभ मेला, माघ मेला, अर्घा मेला, ये सभी जो हैं इलाहाबाद में मनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो कुंभ मेला वाले स्थल हैं, इसका ट्रिक है ई नाऊ है, ई नाऊ ह। मतलब ये हो गया कि 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ई से इलाहाबाद, ना से नासिक, ऊ से उज्जैन, ह से हरिद्वार। और इसके साथ साथ आपका इसके नदियों के बारे में भी पूछता है कि इलाहाबाद में जो महाकुंभ या कुंभ मेले का आयोजन होता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका गंगा यमुना के संगम पर। नासिक वाला कुंभ मेला जो है वो आपका गोदावरी नदी के तट पर, ऊ से उज्जैन वाला जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर, और ह से हरिद्वार वाला जो है ये आपका गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसोचैम्प एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों के प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम्प का पूरा रूप क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। और डी में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। द एसोसिएट चैम्बर्स, एसो का मतलब हो गया एसोसिएट, सी एच का मतलब हो गया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से ये राज्य स्तरीय पर एक तरीके से वाणिज्य और उद्योग का एक प्रमुख अंग माना जाता है जो छोटी और बड़ी और मध्यम इकाइयों के लिए प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1937। और ब्रिटिश शासन काल में, जब आपका ब्रिटिश हुकूमत हुआ करता था, तो उसी ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, बल्कि इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, और इसी को हिंदी में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इस यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके 24 जनवरी 1950 को संयुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो इसका जनगणना का आंसर हो जाएगा आपका बी, और इसका 1995814777। हालांकि आपका कुछ किताबों में आपका इसकी जनगणना का देता है 1998 1 2 3 4 1, लेकिन इसी के अप्रॉक्सीमेट आपका जो भी ऑप्शन होगा उसी पे आप मार देंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उसके अप्रॉक्सीमेट आपका 199581477 है। तो यही आपका उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का एक ज़िला नहीं है? तो ये तो एक तरीके से आपका देहरादून हो जाएगा, और अमेठी, बस्ती और मेरठ ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, जबकि देहरादून कहाँ आपका स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो माउंट ऑफ द डेड, द माउंट ऑफ द डेड, और इसी माउंट ऑफ द डेड को हिंदी में क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला। तो कभी कभी हम बार बार आप लोगों को ये सजेस्ट करते रहते हैं कि हिंदी के साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी आप लोगों को जानकारी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लड़के ये याद करके बैठे होंगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जबकि इसी शब्द को इंग्लिश में क्या कहेंगे? माउंट ऑफ द डेड। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें इंग्लिश में आप लोगों को पुटअप करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में
सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ये एक तरीके से गलत है, क्योंकि आपका विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। सही बात है कि विशाल अन्नागार था, और इस विशाल अन्नागार में ये सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये अनाजों को सुरक्षित तरीके से भंडारित करते थे या रखते थे। और ये विशाल अन्नागार जो है वो आपका पक्की ईंटों का बना होता था। तीसरा आपका है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। इसमें आपका सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब में भी हमारे कुछ अवशेष मिले, उसके ऐसे बलूचिस्तान में भी मिले, गुजरात में भी मिले, राजस्थान में भी मिले, लेकिन ये आपका जो पश्चिम बंगाल ऐड कर दिया, ये एक तरीके से कथन क्या है, गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ये भी एक तरीके से आपका गलत है, क्योंकि घोड़े का जो अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं वो केवल आपका बलूचिस्तान, और उस बलूचिस्तान में आपका सुत कांगेडोर है, वहीं से प्राप्त हुआ है। तो इस चारों ऑप्शन में सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ किया था, तो यही ऑप्शन आपका ए सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि दिल्ली के कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट कबाना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसमें ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो था इस कुतुब मीनार के निर्माण में इसका योगदान नहीं रहा। अब इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य क्या किया, प्रारंभ कराया, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका और इसकी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो गई। और उसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, और ये इल्तुतमिश ने इसका क्या किया, निर्माण कार्य पूरा कराया। उसके बाद ये जो फिरोज शाह तुगलक है इसके शासनकाल में आकाशीय बिजली गिरी, और उसी आकाशीय बिजली में ऊपरी मंजिल क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। और जब ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई तो इस फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया, और पुनर्निर्माण कराते हुए ये 3 मंजिल से लेकर के 5 मंजिल तक ले गया। तो इस तरीके से ये अलाउद्दीन खिलजी का योगदान इसमें नहीं रहा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? आपका पहला है कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911। उसके ऐसे महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना किया। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही है कि जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो उसी दिल्ली दरबार के आयोजन में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी या प्रस्ताव रखा गया था। और गांधी जी ने इंडिगो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो इंडिगो प्लेटफॉर्म का मतलब नील की खेती से संबंधित, और ये शिकायतों पर चंपारण में पहला अभियान 1917 में इन्होंने क्या किया, शुरू किया था। ये भी सही है। उसके बाद से आपका बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में किया था। तो इस तरीके से यही ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये 1914 में इसकी स्थापना न करके इन्होंने 1916 में किया था। और बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में आपका होम रूल लीग की स्थापना किया था, और इसी को आपका भारतीय गृह नियम लीग के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया। यहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या पढ़े हैं, होम रूल लीग आंदोलन, और इसी को हिंदी शब्द में कर दिया है कि भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914, जबकि 1914 में होम रूल की स्थापना न करके 1916 में किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी की अध्यक्षता 1939 में किया। तो ये बाकी 3 ऑप्शन सही है, और जबकि सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध 1757। और इसी 1757 में अंग्रेज़ और
बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, और इसी के बाद मीर जाफ़र जो था वो बंगाल का अगला नवाब नियुक्त किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन में जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। मतलब कि जो जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है उस त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। तो सम्यक का मतलब सही ज्ञान, सही आचरण और सम्यक विश्वास। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और इसी जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है, तो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक के रूप में आपके थे महावीर स्वामी। और इसी महावीर स्वामी ने त्रिरत्न तथा पंच महाव्रत की रचना किया था। अब अगला क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है और निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 19। तो इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक संघ शासित प्रदेश है टोटल, और इसमें निकोबार में पूछा है। शब्द क्या है कि निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 19 है। अब अगर पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लिया जाए तो छोटे मोटे द्वीपों को मिला करके इनकी संख्या कितनी जाती है, 265 के लगभग, जबकि निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या आपका 19 दिया हुआ है। 19 की बजाय कहीं कहीं आपको 22 भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन 22 के प्रॉक्सिमेट क्या है, इसके आसपास 19 है, तो 19 पे ही आप आंसर मारेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही ढंग से मेल खाता है। तो अब इसमें आपका कि नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज का, उसके बाद से ज्वरीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जाफरी, उसके बाद से आपका गैसीय हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मॉल्टन, ग्रही हाइपोथेसिस कांत। तो इसका जो गलत आंसर है, ये गलत जोड़ा है, वो ज्वरीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और जेफरी का न होकर के बाकी सही आपका क्या है, ये सभी सिद्धांत सही ढंग से मेल खाते हैं। अब इसमें यह है कि आपका सौर मंडल जो है वो सूर्य के चारों ओर इसके सूर्य के जो भी सौर मंडल है वो सूर्य इसका केंद्र बिंदु माना जाता है, और सभी ग्रह एवं उपग्रह इसी सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और इसी ग्रह उपग्रह उसके बाद से धूमकेतु आकाशीय पिंडों को मिलाकर के किसकी रचना होती है, तो सौर मंडल की रचना किया जाता है। और इसका सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में जो ज्वरीय हाइपोथेसिस का सिद्धांत है ये जेफरी ने ही दिया था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि सही ढंग से मेल खाता है, तो सही ढंग से मेल खाने वाले में यही जीन्स और जेफरी के द्वारा इस ज्वरीय हाइपोथेसिस परिकल्पना की संकल्पना की गई थी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही ढंग से बड़े क्षेत्र में सही ढंग से मेल खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका क्या है, तो आपका ब्राज़ील। और एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप में आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका रूस हो जाएगा। उसके बाद से अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देश होगा वो कौन सा होगा, अल्जीरिया। और उत्तरी अमेरिका में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश होगा वो यूएसए ना हो करके वो आपका कौन सा होगा, कनाडा। जबकि दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका ब्राज़ील, ये आपका क्या है, सही है, और बाकी सभी क्या हैं, गलत हैं। अब आते हैं असंगत मिलान कीजिए। असंगत मिलान का मतलब कि इसमें से कौन सा असंगत मिलान है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी जो है ब्लू व्हेल, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील सुपीरियर झील। जबकि यही आंसर आपका क्या है, गलत है, क्योंकि जो दुनिया की सबसे गहरी झील है वो सुपीरियर झील ना हो करके वो आपका कौन सा है,
बैकाल झील है, वो आपका बैकाल झील। तो यही आपका बेमेल है या असंगत है। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान साहर रेगिस्तान ना होकर के सहारा रेगिस्तान होना चाहिए। अब आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन सा कम हिमालय या हिमांचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में एक नहीं है। तो इसमें बाणसूर है, छैल है, रानीखेत है, नैनीताल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाणासुर। और ये जो बाणासुर है, बाकी आपका चैल हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, ये हिमालय या हिमाचल के प्रमुख रिसॉर्ट में शामिल है। जबकि आपका बाणासुर जो है ये एक बांध है और ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के वायनाड जिले में यह बाणासुर बांध स्थित है। तो एक तरीके से सुमेलित या बाणासुर जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? तो केरल के वायनाड ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चोमुंगन ग्लेशियर से शुरू होता है, जहां तामसो के नाम से जाना जाता है, और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरी सुंबरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता, इस नदी का क्या नाम है? तो इसका सीधे नाम आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और यही ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के इस ग्लेशियर से, चोमुंगुम ग्लेशियर से निकल करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये आपका असम में आती है, और असम से फिर ये बांग्लादेश में घुस जाती है, और बांग्लादेश से घुसने में ये आपका इधर से आपका इंडिया में से आपका गंगा नदी निकल करके बांग्लादेश के चांदपुर नामक स्थान पर ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब दोनों का मिलन होता है तो इसी मिलन के बाद इनको मेघना के नाम से संबोधित किया जाता है। तो वह नदी कौन सी है? तो आपका ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इसमें से कौन सा 5 में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बिहार। और ये बिहार से 5 राज्यों से मेरिडियन समय या आपका जो मानक समय है वो इस राज्य से नहीं गुजरता। बाकी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से ये गुजरता है। तो ये आपका 3 राज्य तो आपका सामने हो गया, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा ओडिशा और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और पांचवा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और पांचवा आपका हो जाएगा उड़ीसा। तो इस तरीके से ये 5, ओडिशा तो ऑलरेडी आपका दिया ही है, तो आंध्र प्रदेश एक हो गया, दूसरा ओडिशा हो गया, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया और पांचवा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आपके इलाहाबाद के नैनी से यह हो करके गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 552। और ये अब वर्तमान में अगर पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका 550, जो कि पिछली बार पीईटी के एग्ज़ाम में आपके परीक्षाओं में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसी 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया और इसी के अंतर्गत आपका पंचायती राज प्रणाली के लिए आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपका 11वीं अनुसूची। और इसी 11वीं अनुसूची के अलावा पंचायती राज जो प्रणाली दी गई वो 243 से लेकर के आपका 243 अड़ा तक में इसके संबंध में प्रावधान प्रस्तुत किए गए। अब अगला है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नगर परिषद। बाकी ये जो पंचायती राज प्रणाली है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। और इसी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल था, जबकि नगर परिषद इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है?
क्वेश्चन कि कौन सा एक भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, और इसमें आपका पहला है कि यह एक लिखित संविधान है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह अनुमेय है। अनुमेय को ब्रैकेट में लिखा है कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन अनम्य भी है कि कुछ भाग के रूप में यानी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, जैसा कि केशवानंद भारती के केस में ये चीज़ कहा गया था। तीसरा है कि यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है, और इसके संबंध में आपका 7वीं अनुसूची जो है उसके बारे में व्याख्या करती है। और उसी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन में 3 सूचियों का निर्माण किया गया। तो बाकी जब 3 सही हो गया तो गलत कौन सा हो गया कि राज्य के राज्यपाल, सांसद और विधायक से परामर्श और संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कारक नहीं हैं जो भारतीय संविधान, कौन से कारक नहीं हैं जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, उसके ऐसे अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इस तरीके से आपका आंसर औद्योगिक क्रांति, क्योंकि भारतीय संविधान में आपका ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, रूस में समाजवादी क्रांति है, उसके बाद से अमेरिका में मूल अधिकार लिया गया, जबकि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इस चीज़ को भारतीय संविधान में अडॉप्ट नहीं किया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पर्यटन। बाकी आपका कृषि भी शामिल था, हस्तशिल्प भी शामिल था और निर्माण भी शामिल था, जबकि आपका पर्यटन इसमें मुख्य व्यवसाय के रूप में शामिल नहीं था ब्रिटिश सरकार के समय। अगला क्वेश्चन है कि 1991 में नई उदार नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया गया। अब इसका आंसर है आपका औद्योगिकीकरण, उसके बाद से आपका हो जाएगा वैश्वीकरण, उसके बाद से आपका हो जाएगा निजीकरण, और चौथा आपका हो जा रहा है उदारीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, औद्योगिकीकरण। आर्थिक व्यवस्था को संबोधित किया किस हिसाब से, तो औद्योगिकीकरण के हिसाब से, क्योंकि 1991 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने नई आर्थिक उदार नीति आरंभ करने के पीछे इनके कई उद्देश्य थे, जिसमें कि भारत को आर्थिक दृष्टि से क्या हो सके, पूर्ण रूप से यह विकसित किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री नहीं है। तो एक तरीके से इसका दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने किया था, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसी पुस्तक में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया। VRKV राव ने भी किया, RC देसाई ने, जबकि आपका प्रसंत चंद्र महानोबोलिस ये जो हैं ये राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में शामिल नहीं थे। अब अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन सा बैंक उसकी टैग लाइन के बीच असंगत मिलान है। तो भारतीय स्टेट बैंक का ए बैंकर टू द एवरी इंडियन, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, उसके बाद से कोटक महिंद्रा, लेट्स मेक मनी सिंपल, देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो इस तरीके से ये बैंक का जो टैग लाइन नहीं है वो आपका पंजाब नेशनल बैंक, और इस पंजाब नेशनल बैंक का जो टैग लाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसका टैग लाइन है। और बाकी का टैग लाइन क्या है, सब सही है कि भारतीय स्टेट बैंक का ए बैंकर टू द एवरी इंडियन, कोटक महिंद्रा लेट्स मेक द सिंपल मनी, देना बैंक का ट्रस्टेड फैमिली बैंक, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का नाम वो टैग लाइन है द नेम, नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, द नेम यू कैन
बैंक अपान, बैंक अपान ये आपका पंजाब नेशनल बैंक का टैग लाइन है और बाकी सब सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने गांव में सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव के कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो एक तरीके से भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा स्थान को एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ये जो है गांधी जी के सर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था। बाकी सारा जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, धर्मशाला में छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये गांधी जी के द्वारा दिए गए आदर्श गांव को शर्तों में ये सभी शर्तें शामिल थीं। अगला क्वेश्चन है कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेयर द ड्रीम, शेयर द ड्रीम। और ये जो आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल था ये आयोजित कहाँ किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब एक तरीके से 18 का जब क्वेश्चन आपका आ गया है इसमें राष्ट्रमंडल खेल से, तो अभी आपका 2023 में भी हाल फिलहाल में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आया है, तो उससे पदक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उबेर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिलाओं ने राष्ट्रीय बैडमिंटन द्वारा भाग लिया गया। किस टीम ने उबेर कप 2018 जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और उबेर कप का संबंध किससे है। तो उबेर कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से माना जाता है, बैडमिंटन। और इस उबेर कप में केवल और केवल आपका महिला खिलाड़ी ही भाग लेती हैं, जबकि बैडमिंटन से रिलेटेड एक और कप है थॉमस कप। और इस थॉमस कप में जो भी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है इसमें पुरुष खिलाड़ी ही केवल भाग लेते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें आपका युद्धाभ्यास के संबंध में दिया गया है और युद्धाभ्यास के संबंध में कि कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के मध्य किया जाता है। तो इसमें सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, समन्वित पेट्रोल और भारत पाकिस्तान के बीच वार्षिक अभ्यास। ये जो है सुमेलित नहीं है, ये युद्धाभ्यास बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होता। जबकि आपका पैसेज एक्सरसाइज जो है भारत इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास है। इंद्र 2018 भारत रूस के मध्य। त्रिपक्षीय अभ्यास 2003 देश, जिसमें कि भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर हो जाएगा बी। नीचे की महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां जिसमें 2018 में मनाया गया कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसमें आपका इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये 1 मई को न मना करके 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को और इसी 21 जून को संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, जबकि विश्व जैव विविधता दिवस का ये 1 मई जो है ये सुमेलित नहीं है, बल्कि विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, और ये राजस्थान। मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य ये होता है कि किसानों तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र को उपलब्ध कराना इनका मेगा फूड का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका राजस्थान की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने 29 मार्च 2018 को अजमेर ज़िले में इन्होंने मेगा फूड पार्क का सबसे पहला उद्घाटन किया था। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका कि मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक
किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी, इस पहल का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी गांवों में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करना, वैधानिक नियंत्रित कीमतों को यूरिया पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। और ये सही आंसर है कि किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी, इसका पहल उद्देश्य क्या था? तो वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई राम काम, ई राम काम। और भारत सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु जिस मंच का इन्होंने उद्घाटन किया या नाम दिया, ई रकम कह सकते हैं, ई रकम भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ इनको जोड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य है। अब आते हैं कि भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूद 10% में से भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश में मेगा फूड पार्क के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निम्नलिखित में किस योजना का एक भाग है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, संपदा। और ये जो संपदा है, इसी संपदा के माध्यम से मेगा फूड पार्क के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि गलत मिलान की पहचान करें। अब इसमें गलत मिलान में फाउंटेन पेन है, अमीटर है, बैरोमीटर है, एनीमेटर है। तो इस तरीके से आपका इसमें जो गलत मिलान है वो आपका बी होगा, अमीटर। और इस अमीटर का जो है जाक राइस जॉनसन ने इसका आविष्कार नहीं किया था, जबकि फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने किया था, बैरोमीटर का आपका टेरी सेल्यूर ने किया था, एनिमेशन का जो है एमिल रेनॉल्ड ने किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ये भी जानना होगा कि इस बैरोमीटर का आविष्कारकर्ता कौन था। तो बैरोमीटर के जो आविष्कारकर्ता थे ये आपके जैकलिन जैक्सन न होकर के कोई अन्य है। इसको आप लोग थोड़ा सा खोज करके इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैश डेटा। और ये बाकी आपका विविध डेटा, चुनिंदा डेटा, टेम्पो डेटा, ये सब एक तरीके से अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द नहीं है, बल्कि कैश डेटा जो है इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का लेखक कौन था? तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक आपके कालिदास थे। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता? क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता। एक तरीके से देखा जाए तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछा हुआ है। अब इसमें आपका पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू यानी कि ये पुस्तक और लेखक का नाम दिया है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, और यही आपका एक गलत है। जबकि विलियम शेक्सपियर का ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी इनकी पुस्तक है, और कार्ल मार्क्स की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आलोचना का योगदान ये भी इनकी पुस्तक है। जबकि समय का संक्षिप्त इतिहास जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक नहीं है। अब कैलिस्टो, एम्प्टी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। क्या चीज़ हैं? तो अब कैलिस्टो, एम्प्टी एरियल तथा सेंचुरी जो है विभिन्न प्रकार के आपके फॉन्ट माने जाते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा इंटरनेट पहुंच प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट पहुंच प्रदान करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका ISP है। और इसी ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पावर स्ट्रिप क्या है? तो पावर स्ट्रिप जो है एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग जो है आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है। तो पावर स्ट्रिप जो है एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग आउटलेट की क्षमता विस्तारित करने के लिए
किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में MS एक्सेल इंसर्ट टैब मौजूद नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद, और ये जो अनुच्छेद है इसमें आपका MS एक्सेल इंसर्ट टैब मौजूद नहीं होता। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में किस नदी का संगम स्थल है, तो गंगा यमुना सरस्वती, और इसी गंगा यमुना सरस्वती को मिलाकर के त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आपका 50वां क्वेश्चन कि कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है, तो ये आपका सीधे सीधे सी हो जाएगा, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। और ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है, जबकि बाकी आपका बुंदेलखंड वाला यूपी में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में, और उसके बाद से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो है ये गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में स्थित है, जबकि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। तो इस तरीके से ये आपके जो भी वीडियो 2018 के 23/12/2018 में जो आपका क्वेश्चन आया था उसको हमने सॉल्व करा दिया, और एक तरीके से ये बिल्कुल आपका आगामी परीक्षा जो होने वाली है 26-27 जून को, ये बिल्कुल आधार या बेस के रूप में आपको अंदाज़ा दिलाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन वीडियो में पूछे गए हैं। इसमें से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिपीटेड भी क्वेश्चन आ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और उसके बाद से फिर हम इसी वीडियो के पेपर का सेकंड शिफ्ट का भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आंसर के साथ, व्याख्या के साथ। तो इसको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान से देखिए, और उसके बाद वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका मैं प्रैक्टिस या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।